एवरीवन, माय नेम इज़ नम्रता कृपलानी। आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इससे पहले अपन ने अपने मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, डिस्कवरीज कंप्लीट कर ली और अपन ने हाल ही में एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो था वो भी देखा था अच्छे से। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर के अंदर वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। करेक्ट, तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है बेसिकली, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि देखो, जब साइंटिस्ट जो थे वो अपना डिस्कवरीज कर रहे थे पहले बहुत सारी। ठीक है, साइंटिस्ट जो थे क्या कर रहे थे, अपनी जो है वो डिस्कवरीज जो है वो आराम से कर रहे थे। तो डिस्कवरीज करते करते उन्हें ये देखने को आया कि जो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ नहीं बेसिकली सारे एलिमेंट्स जो हैं, ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ शो कर रहे हैं जिसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रा। क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा। वो अपना एक स्पेक्ट्रम जो है वो शो कर रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो शो कर रहे हैं और हर एलिमेंट जो है वो अपना अलग लाइन स्पेक्ट्रा शो कर रहा है। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था 118 एलिमेंट्स अपने पास हैं, तो अपने पास टोटल कितने स्पेक्ट्रम्स होंगे? लाइन स्पेक्ट्रम्स 118 ही लाइन स्पेक्ट्रम होंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे कि जब अपन फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं अपन कि अगर जैसा तुम्हारा फिंगरप्रिंट है वैसा मेरा कभी हो ही नहीं सकता है। उससे अपन क्या कर सकते हैं, अपन किसी को भी पहचान सकते हैं। तो उसी तरीके से किसी का भी लाइन स्पेक्ट्रा अगर अपन देख लें तो अपन को पता पड़ जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा सेम नहीं हो सकता, जिस तरीके से किसी भी दो इंसानों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता है। सही बात। तो देखो, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कैसे बनता है, वो अपन आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो बस अभी तुम ये जान लो कि हर एलिमेंट अपना लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली बात तो बोल दी। तो जब उन्होंने कुछ पुराने साइंटिस्ट जैसे कि रदरफोर्ड थे, उनका अपना एक्सपेरिमेंट पढ़ा या जो भी उन्होंने रीडिंग करी, तो उनसे ये उनको नहीं पता पड़ रहा था कि इसके एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मैं क्या करें, हम लाइन स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन करें। वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे थे। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी बातें बोली उसके वजह से या उसके ज़रिए लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया जा सकता था। क्या नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल भी। थोड़ी सी भी बातें अपन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को लेकर, मतलब उससे जो अपन ने समझी या जो अपन ने कंक्लूजन देखे उस एक्सपेरिमेंट के, उसके ज़रिए अपन लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक दिक्कत आ रही थी। और दूसरी दिक्कत क्या आ रही थी, उन्होंने ये बोला कि अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा जो है ना समझना है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें लाइट का नेचर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? लाइट का नेचर पढ़ना पड़ेगा। लाइट का नेचर का मतलब क्या होता है कि देखो, लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसको क्या चाहिए रहता है ट्रैवल करने के अंदर, मतलब बेसिकली लाइट किसकी बनी हुई होती है, सब कुछ जानना पड़ेगा तुम्हें लाइट के बारे में। तो उसके नेचर को स्टडी करने के लिए क्या हुआ था, बेसिकली दो थ्योरीज आई थी हमारे पास। क्या आई थी? दो थ्योरीज आई थी। तो पहली थ्योरी जो थी वो कौन सी थी, जो आज अपन पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैंने शॉर्ट में लिखा है EMWT। EMWT का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई थी। और दूसरी आई थी अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये भी अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज अपन ये कंप्लीट करेंगे। समझ आया ये कैसे आई थ्योरीज? ये थ्योरी इस तरीके से आई क्योंकि अपन लाइन जो है ना, डिस्कवरर्स थे, जो अपने साइंटिस्ट थे, वो लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे जो अर्लियर डिस्कवरीज हुई थी साइंटिस्ट की, उनके बेसिस पे। और उसके लिए उन्होंने ये भी बोला था कि अगर तुम्हें इसको पढ़ना है तो तुम्हें लाइट का नेचर पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर मैं कह रही हूँ कि ये दो थ्योरीज आई हैं, तो वो क्यों आई है? लाइट के नेचर को समझाने के लिए। क्योंकि अगर लाइट का नेचर समझ में आ गया तो लाइन स्पेक्ट्रा भी क्या होगा, समझ में आ गया। क्योंकि देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपन एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर रहे थे उस समय पे भी, और भी एलिमेंट्स डिस्कवर और भी होंगे। ऐसा नहीं है कि 118 पे स्टॉप हो जाएंगे, ये और भी डिस्कवर होंगे। तो हर एलिमेंट को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका हमको मिल गया कि हमको लाइन स्पेक्ट्रा देखने को मिल गया। बस उसको देखकर फटाक से पहचान लो कि कौन सा अपने पास एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो ये जानना अपन को ज़रूरी था, इसके नेचर को समझना बहुत ज़रूरी था। इसलिए लाइट के नेचर को समझना भी बहुत ज़रूरी था। और इसलिए जो दो थ्योरीज आई जिसने हमको एक्सप्लेन किया कि लाइट का नेचर बेसिकली है कैसा, तो वो भी तो पढ़ना ज़रूरी ही हो जाएगा। इसलिए आज अपन अपना जो डिस्कशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो क्योंकि ये थ्योरी है तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स या पॉस्टुलेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो सबसे पहला जो पॉस्टुलेट है वो ये है कि भाई, पॉस्टुलेट तो नहीं है ये, बेसिकली ये बता रही हूँ कि भाई इसको किसने दिया।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को किसने डिस्कवर किया? तो उसको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है वो एक साइंटिस्ट है जिसने इसको 1864 के अंदर, देखो कितना पुराना है, 18th सेंचुरी में इसको डिस्कवर कर लिया गया, ठीक है, जिसमें बिल्कुल अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजीज के नाम पे तो कुछ भी नहीं था उस समय, तब भी उसने इतनी प्यारी डिस्कवरी करी, ठीक है। 1864 के अंदर मैक्सवेल ने 1864 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को डिस्कवर किया, ठीक है। सेकेंड जो मेन पॉस्टुलेट, मतलब जो फर्स्ट पॉस्टुलेट बेसिकली मैं बोलना चाह रही हूँ वो ये है इसका कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार जो कोई भी सोर्स होता है ना वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कॉल्ड एज रेडिएशन एनर्जी। अब इसको समझो, जब मैं यहाँ पे सबसे पहले सोर्स की बात करती हूँ तो सोर्स कौन सा है, ऐसा जो कि लाइट एमिट करे, ऐसा सोर्स जिसके पास ये क्षमता हो कि वो क्या कर सकता है, लाइट को एमिट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो अपना बल्ब हो गया, उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो लाइट को एमिट करे, है ना। उसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं, एक हीटिंग रॉड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हीटिंग रॉड। हीटिंग रॉड भी क्या करेगी, कुछ एनर्जी जो है, मतलब लाइट जो है अपने में से क्या करेगी, एमिट करेगी, ठीक है। तो इसको ही इन्होंने क्या बोल दिया है, सोर्स बोल दिया है। तो कोई भी ऐसा सोर्स जो लाइट एमिट करता है तो वो जो लाइट एमिट करेगा वो कंटिन्यूअसली करेगा, ऐसा नहीं करी फिर रुक गया, फिर करी फिर रुक गया, फिर करी फिर रुक गया, ऐसे नहीं होगा, कंटिन्यूअसली वो करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। और वो जो लाइट एमिट करेगा वो किसके फॉर्म में करेगा, रेडिएशंस के फॉर्म में करेगा। किसके फॉर्म में करेगा, रेडिएशंस के फॉर्म में करेगा, इसलिए अपन उसको क्या बोल देंगे, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। अब एक बात सुनना, यहाँ पर एनर्जी की बात क्यों करी गई, क्योंकि हमें पता है कि जो लाइट है वो एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है। लाइट क्या है, एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है, इसलिए इन्होंने बोला है कि हर सोर्स जो कि लाइट प्रोड्यूस कर सकता है वो अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगा, अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेगा, बाहर निकालेगा, और वो कंटिन्यूअसली करता ही रहेगा, ये वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअसली करेगा। और उस एनर्जी को जो वो बाहर निकाल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। ये इसका पहला पॉस्टुलेट था। दूसरा पॉस्टुलेट जो था वो उसका ये था कि ये जो रेडिएशंस है ना वो क्या कंसिस्ट करती है, मतलब ये जो सोर्स है, जैसे कि हमारे पास सोर्स है, इसमें से क्या एमिट हो रही है, लाइट निकल रही है, जो कि क्या है, एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैं कह सकती हूँ लाइट, एनर्जी सब निकल रहा है बाहर, एक ही बात है, ठीक है। तो जब उन्होंने इस एनर्जी को स्टडी किया, मतलब इस रेडिएशन को उन्होंने पढ़ा, सीखा, समझा, देखा, तो उनको ये समझ में आया कि ये जो रेडिएशन की बात हो रही है, अब वो जो बाहर निकाल रहा है ना रेडिएशन, उसकी बात कर रही हूँ, तो ये जो रेडिएशन है उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। समझ आया कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती है। मतलब इसको समझने के लिए तुम ये देखो कि अपने पास देखो एक्स, वाई और जेड प्लेन होते हैं, ये अपन लोअर क्लासेस में भी देख के आए हैं, 3 प्लेन्स होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, वाई एक्सिस पे होगी, तभी तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, है ना। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। एक और बात क्या बोली, टू ईच अदर, ठीक है, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन, एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। अब इसका क्या मतलब है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके भी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब कि अगर अपनी जो लाइट है वो ऐसे एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, समझना, ठीक है, जो लाइट है वो क्या कर रही है, वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जेड डायरेक्शन में। तो ये हो गए ना तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, हुए कि नहीं हुए। अब इसको एक बार इस डायग्राम से देखो, देखो यहाँ पर मैंने 3 एक्सेस बनाई हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जेड एक्सिस पे है। अब तुम्हें पता है कि एक्स वाई जेड, अब तुम इसको समझो, जैसे जेड एक्सिस को कैसे समझोगे, जैसे सपोज करो तुम अपने नोटबुक में ये 3 चीज़ें बनाओ, एक्स प्लेन बनाओ, वाई प्लेन बनाओ, फिर यहाँ पर पॉइंट पे जहाँ पे तुम्हारा पेन ऊपर की तरफ लाई कर रहा है ना सीधा सीधा, वही तुम्हारी जेड एक्सिस है। इस पॉइंट को जहाँ तुमने बनाया तो उस जिस तरीके से तुम्हारा पेन अभी पड़ा हुआ है ना इस पॉइंट को बनाते समय, वही हमारा जेड एक्सिस है। तो देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए। तो मतलब देखो यहाँ पर लाइट जो है वो इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, देखो ये अपना लाइट जो है वो आगे की तरफ एक्स एक्सिस में जा रही है। तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये रही वाई एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो उन्होंने इससे शो किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में है, तो ये देखो नीचे की तरफ प्लेन फ्लैट, आगे पीछे है ये, सॉरी ऊपर नीचे,
ये क्या है, ऊपर नीचे बोल सकते हो या आगे पीछे बोल सकते हो, इस तरीके से कह सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट रहती है। अब क्योंकि इस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहती है ना, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसको तभी बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, उस और रेडिएशंस मतलब एनर्जी तो एमिट हो ही रही है, तो इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नाम जो है वो दे दिया है। समझ आया, ये तीनों चीज़ें, ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए। चलो अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का, कि ये जो रेडिएशंस, किसी भी सोर्स से जो रेडिएशंस बाहर निकल रही है ना, वो किसी ना किसी स्पीड से तो चल ही रही होंगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी स्पीड पे चल रही होंगी। तो वो कौन सी स्पीड पे चलती हैं, वो लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करती हैं। और लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये लर्न कर लेना, क्वेश्चन करते वक्त बहुत काम आने वाली है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड से क्या करती हैं ये रेडिएशंस जो है वो ट्रैवल करती हैं। सेकेंड पॉइंट जो, नेक्स्ट पॉइंट जो है इस थ्योरी का वो है, ये है कि जो रेडिएशंस हैं उनका वेव कैरेक्टर होता है। वेव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो सुनो, यहाँ पर तुमने जब डायग्राम देखा, ठीक है, तो डायग्राम से तुम्हें क्या पता पड़ा, ये क्या बनाई मैंने, ये क्या बनाया हुआ था, ये वेव्स ही तो बनाई हुई थी ना, ठीक है। ऐसे इन्होंने मर्जी से नहीं बनाई है, ये लाइट ऐसे ही ट्रैवल करती है, ये रेडिएशंस ऐसे ही ट्रैवल करती हैं, इसलिए बनाई है। तो ये बोल रहे हैं कि सपोज करो ये सोर्स है, उससे क्या कर रही है, रेडिएशंस एमिट करे, तो जो रेडिएशंस को उन्होंने जब अच्छे से देखा ना, जूम इन करके माइक्रोस्कोप से, तो वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही थी। ये देखो, ये उसका प्रोपोगेशन है, इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। तो ये मैं क्या बना रही हूँ, ये वेव्स ही तो बना रही हूँ। तो ये रेडिएशंस किस तरीके से ट्रैवल करती हैं, वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है इस थ्योरी का वो ये है कि उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। अब सुनो, इसको समझो, मीडियम का मतलब क्या होता है। मीडियम को समझने के लिए पहले 10th क्लास में लाइट का चैप्टर याद करो, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, ये अपन देख के आए थे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम का जिक्र किया था। मीडियम क्या है, मीडियम अपन या तो एयर लेते हैं, या तो ग्लास लेते हैं, या तो वाटर लेते हैं, या तो ऑयल लेते हैं, कोई सा भी मीडियम ले सकते हैं। तो देखो मीडियम क्या होता है, बेसिकली एयर के अंदर क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स होंगे। ग्लास क्या होगा, उसके अंदर ग्लास के पार्टिकल्स होंगे। वाटर क्या होगा, वाटर के पार्टिकल से बना होगा। और ऑयल जो है वो ऑयल के पार्टिकल से बना हुआ होगा। मतलब अगर कोई भी सेम तरीके के पार्टिकल्स एक जगह पे आकर मिल जाते हैं तो वो एक मीडियम बना देते हैं, सही बात है, ठीक है। तो बेसिकली इन पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को ट्रैवल करने के लिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी मीडियम चाहिए, पार्टिकल्स चाहिए रहते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये एक खास बात है कि उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली पार्टिकल जो है ना वो हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। जब अपन ने 9th क्लास में साउंड का चैप्टर पढ़ा था तो तुमने देखा था कि कंप्रेशन फिर द रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन फिर द रेयर फ्रैक्शन, ये तुम्हें याद करो थोड़ा सा। तो हमने क्या कहा था कि जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करके, पहले ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वो एनर्जी आगे पहुंचाता है, फिर ये वाइब्रेट करके एनर्जी आगे पहुंचाता है। इस तरीके से साउंड जो है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। ये अपन पढ़ के आए हैं 9th क्लास के अंदर कि वाइब्रेशंस की वजह से, पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशंस की वजह से साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। ये बात अपन ने पढ़ी है, ठीक है। तो लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन पार्टिकल्स की भी जरूरत नहीं है, वो बिना किसी मीडियम, मतलब खाली जगह पे जहाँ पे एक भी पार्टिकल नहीं होगा वहाँ पे ट्रैवल कर सकती हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। मैं कह सकती हूँ कि ये वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं, क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो कोई पार्टिकल नहीं होता। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये स्पेस में ट्रैवल कर सकती हैं, स्पेस अंतरिक्ष में ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि स्पेस के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं होता है। इसका मतलब ये है, इसका एक मैं तुम्हें एप्लीकेशन पार्ट बताऊँ, एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ। सन में से जो रेज निकलती हैं, सन से जो रेज निकलती हैं जो हमारे अर्थ पे आती हैं, तो पहले वो स्पेस में ही ट्रैवल करती हैं। वो क्या करती हैं, वो स्पेस में ही ट्रैवल करती हैं, और स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होता है। मतलब सन की जो रेज आ रही है उनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक प्रॉपर्टी बहुत देखो कितनी हमारे काम आती है, क्योंकि सन की रेज हमारे अर्थ पे नहीं आती, तो अर्थ नहीं आती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता, खाना नहीं बनता, कुछ भी नहीं होता, एग्जिस्टेंस ही ह्यूमन लाइफ का खत्म हो जाता। सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सन रेज भी कुछ इस तरीके की रेज है जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके। तो ये जो था वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने तुम्हें
समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब अपन का नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली ये है कि हमें क्या पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, जिससे अपन किसी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक ए इंसान है, इस ए इंसान को मैं कैसे डिफाइन करूँगी, उसके हाइट, बॉडी, उसके फीचर्स या उसके अंदर जो भी एक स्पेशल क्वालिटी होगी उससे मैं उसको डिफाइन करूँगी। तो एक वेव को डिफाइन करने के लिए भी कुछ चीज़ें होती है जो हमें देखनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है वेवलेंथ। वो क्या है, वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। इसको समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने बना दी एक वेव, ये क्या है, मैंने एक वेव बनाई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ठीक है। तो वेव के अंदर ये जो अपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लोअर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो अगर मैं एक वेव को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूँगी, एक क्रेस्ट मिला दो और एक ट्रफ मिला दो, तो उससे क्या बन जाएगी, एक वेव जो है वो बन जाएगी। अब ये बोल रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ। दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो अब आ जाओ इस एक और डायग्राम पे, ये देखो, ये मैंने बनाया एक और डायग्राम, ठीक है। ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। यहाँ पे कितनी वेव्स है, कोई बता सकता है? देखो मैं बताती हूँ, ये एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी वेव हो गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी तीसरी। वहाँ पर तीन वेव्स हैं क्योंकि तीन क्रेस्ट और तीन ट्रफ्स मिल गई, तो ऐसे हो गया, है ना। कॉन्जिक्यूटिव के मतलब, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो एक क्रेस्ट तो ये रही, इसके जस्ट बाद ये क्रेस्ट आ रही है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या फिर ये ले लो, या फिर दोनों ट्रफ्स के बीच का जो है वो डिस्टेंस ले लो, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये मैंने ये वाला साइन जो बनाया है वो क्या होता है, यही वेवलेंथ का साइन होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लैम्डा से प्रोनाउंस करते हैं। इस तरीके से इसको बनाया जाता है, वेवलेंथ का सिंबल होता है, ठीक है। वेवलेंथ को मेजर करने के लिए वैसे तो यूनिट मीटर्स में ही होती है, ठीक है, इसको मीटर्स में ही मेजर किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन जब कोई भी तुमसे पूछेगा तो मीटर्स में वो ज़्यादातर देते ही नहीं है, वो अलग अलग यूनिट्स में देते हैं। तो वो कौन सी यूनिट्स में देते हैं और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे मीटर्स में, वो अपन को पता होना चाहिए। तो ठीक है, चलो अपन वो देखते हैं, अलग अलग अपन यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है एंगस्ट्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। स्पेलिंग लिखना है तो लिख लो, ये एंगस्ट्रॉम कहलाता है। एक एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं। या फिर नैनोमीटर में दे दिया जाएगा, नैनोमीटर में दे दिया जाएगा तो कैसे लिखोगे, एक नैनोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, -9 से मल्टीप्लाई कर देना किसी भी डिजिट को, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर। या फिर वो पिकोमीटर्स में देंगे, PM पिकोमीटर्स में देंगे तो 10⁻12 मीटर्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें प्लीज़ लर्न कर लेना, क्योंकि यूजुअली वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए ये 3 यूनिट्स में देते हैं, जिसमें अपन को फिर मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या हो गया, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, और इसका सिंबल याद रखना, ये लैम्डा होता है और ये इसकी यूनिट्स हैं डिफरेंट, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं अपना फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर एक ही पॉइंट से, एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स निकल रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल देखो, वैसे अपन वी कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, थोड़ा स्टाइलिश बना देना, ठीक है। इसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको न्यू से भी बोला जाता है, इसको न्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, न्यू, NU, न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। ऐसे मत लिख के आना, ठीक है, ये वेलोसिटी होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स जो है वो बाहर निकल रही है। तो चलो उसको मैं बताती हूँ, समझाती हूँ तुम्हें। देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे क्लॉक रखो, ठीक है, यहाँ पे क्लॉक रखो, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से वेव स्टार्ट होना, इसको ऑन कर दो, ठीक है। फिर एक सेकंड के टाइम को नोट करो, एक सेकंड के टाइम को नोट करो और देखो यहाँ से कितनी जो वेव्स हैं वो निकल रही है, ठीक है। इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल रही है। तो सपोज करो मैंने 2 वेव्स देखी, एक जो वेव है उसमें एक सेकंड में 4 वेव्स निकल रही थी, और एक ऐसी वेव थी जिसमें एक सेकंड में एक पॉइंट से जो है वो 10 वेव्स निकल रही थी। तो बताओ फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई, 10 वाले की ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली वो ज़्यादा तेज ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है हर्ट्स,
क्या होती है, हर्ट्स। इसको और कैसे लिख सकते हैं, HZ, इस तरीके से भी लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी को। करेक्ट। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स जो एक पॉइंट से एक सेकंड में निकल रही है। पॉइंट एक ही होना चाहिए, अलग अलग मत करना। एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स निकल रही है उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जितनी ज़्यादा वेव्स निकलेंगी एक पॉइंट से एक सेकंड में उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसका सिंबल और इसका यूनिट बता दिया है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है क्रेस्ट का हाइट या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रफ। ठीक है, और इसको लेंथ की यूनिट्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ये देखो मैंने वेव बनाई, ठीक है, ये मैंने वेव बना दी। ठीक है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ट्रफ है, एंड सो ऑन। ठीक है, हाइट ऑफ द क्रेस्ट, ये दी हाइट। ठीक है, ये हाइट हो गई। और डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई। तो तुम या तो क्रेस्ट की हाइट ले लो या फिर ट्रफ ले लो, सॉरी डेप्थ ले लो ट्रफ की, तो क्या होगा, वो एम्पलीट्यूड से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें 2 एग्जांपल देती हूँ जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो मैं यहाँ पर 2 वेव्स बना रही हूँ, ये बनाया और एक मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक है, अब तुम मुझे खुद बता दो इन दोनों में से किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। देखकर क्या पता पड़ रहा है, ये हमारा क्रेस्ट का हाइट है इधर और यहाँ पे ये वाला क्रेस्ट का हाइट है। ऑब्वियसली बी वाले का मुझे एम्पलीट्यूड ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर क्रेस्ट की हाइट भी ज़्यादा है और डेप्थ ऑफ ट्रफ भी जो है वो क्या है, ज़्यादा ही है एज़ कंपैरेटिवली टू द ए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हो। ठीक है, इससे देखकर। अब लेंथ की यूनिट में ही इसको एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब एम्पलीट्यूड को या तो मीटर्स में या तो सेंटीमीटर्स में देखा जाएगा। सही है, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए से इसको अपन डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल देखो पहले। सिंबल, इसको तुमने फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या देखा था, ऐसे ही बनाया था। ठीक है, उसके ऊपर तुम क्या बना दो, एक डैश बना दो जिसको क्या बोलते हैं, बार। इसको क्या बोलते थे, न्यू। तो ये क्या बन गया, न्यू बार। क्या बन गया, न्यू बार बन गया। ठीक है, तो वेव नंबर को अपन इसी तरीके से डिनोट करते हैं, सिंबल उसका यही है। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ। ये क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, 1 सेंटीमीटर लेंथ मतलब ये जो लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर, लेटर सपोज यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है। तो उसमें कितनी वेव्स प्रेजेंट है उसको जब अपन मेजर करेंगे ना, नंबर मेजर करेंगे ना, तो वो अपना क्या आ जाएगा, वेव नंबर आ जाएगा। वेव नंबर का एक फॉर्मूला होता है, वेव नंबर जो है वो वेवलेंथ का उल्टा होता है, मतलब कि इन्वर्स होता है, मतलब कि रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेवलेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर्स या सेंटीमीटर्स में अपन उसको मेजर करते थे। हालांकि अपन को अलग अलग यूनिट्स में दे दिया जाता था, लेकिन कन्वर्ट तो अपन मीटर्स और सेंटीमीटर्स में ही करेंगे ना। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वेव नंबर की, या तो मीटर इन्वर्स हो जाएगी या तो सेंटीमीटर इन्वर्स। क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे या 1 मीटर लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर -1 या फिर मीटर -1। ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला लर्न करना, सिंबल लर्न रख लेना। डेफिनेशन तुमसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, चलो अब अपन इसका एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो अपन को बेसिकली एक्चुअल में जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पढ़ेंगे। वो ये है कि द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे, v से। वेवलेंथ को अपन को पता है लैम्डा से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि c = न्यू इंटू लैम्डा। ये इसका क्या होता है रिलेशन, जिस पे 100% क्वेश्चन बनता है। 100%, 100% क्वेश्चन बन सकता है इस पे। ठीक है, तो अपन ने वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक रिलेशन देखा, जिसके अंदर जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ प्रोडक्ट होता है। सही है, चलो अब अपन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगी, एंड में कराऊंगी। ठीक है, पहले अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द अनदर मेजर टॉपिक जो कि इसी के अंदर ही आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ही आता है। तो चलो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पीजी टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जो भी बनेगा, जब भी इस पे क्वेश्चन बनेगा ना, बताऊँ किस पे बनेगा, वो मतलब तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स पे बनेगा इसके अंदर, मतलब एमसीक्यू बेस्ड या असर्शन रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर। ठीक है, तो चलो अपन इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है अपन को।
देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है उसके बारे में अब तुमने पीएचडी कर लिया है ना, क्योंकि मैंने तुम्हें वो पोस्टुलेट्स पढ़ा लिया, उसको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ना, वो एक ही तरीके की नहीं होती है, वो अलग अलग तरीके की होती हैं। अब ये जो अलग अलग तरीके की होती हैं वो हमने कैसे पता लगाया, वो साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया, वो पता लगाया उनकी वेवलेंथ्स के बेसिस पे कि भाई सबकी अलग अलग वेवलेंथ आ रही थी। क्या आ रही थी? सबकी अलग अलग वेवलेंथ आ रही थी। अगर इसकी λ1 आ रही थी तो इसकी λ2, इसकी λ3, इसकी λ4 और इसकी λ5, ठीक है। तो इन डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होने की वजह से क्या हो रहा है, तो अलग अलग रेडिएशंस हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो ये जो रेडिएशंस आई वो बेसिकली जो थी वो कितने तरीके की थी, मैं तुम्हें पहले वो बताती हूँ। तो देखो, उसके लिए पहले एक ट्रिक लर्न करो। एक न्यूमोनिक है, या फिर तुम ट्रिक, न्यूमोनिक्स तो नहीं है, एक ट्रिक है। देखो ऐसे लर्न करो, CGXUVIMR, इस तरीके से इसको पढ़ो, ठीक है। अब इसको लर्न करो। C से क्या आ जाएगा? कॉस्मिक रेज। G से क्या आएगा? गामा रेज। X से क्या आएगा? एक्स रेज। U से क्या आएगा? अल्ट्रा वायलेट रेज, ULTRA, अल्ट्रा वायलेट रेज। V से क्या आ जाएगा? विजिबल रेज। I से क्या आ जाएगा? इंफ्रारेड रेज। M से क्या आ जाएगा? माइक्रोवेव्स। और R से आ जाएगा हमारा रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लर्न करनी है। CGXUVIMR इस तरीके से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारी जो मैंने रेडिएशंस लिखवाई है ना, इन सब की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके की रेडिएशंस होती हैं। अब अगर इन रेडिएशंस को, ये जो रेडिएशंस मुझे मिली हैं वो, उनको अगर मैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अरेंज कर लूँ ना, तो मुझे क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे नज़र डालो। व्हेन दीज रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशंस? जो तुम यहाँ पे पढ़ के आए हो। व्हेन दीज रेडिएशंस आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, देन द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब यहाँ पर जो तुम्हें एक चीज़ और समझने की है, पहले वो समझो फिर अपन बात करते हैं। इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इससे पहले मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लर्न करवाया था, C=μ कर, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ समझानी है मुझे। C/μ कर दूंगी तो वेवलेंथ आ जाएगा, सही है, ये तो बेसिक है। देखो, अगर मैं C को, अपन को पता है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। C को V भी लिखते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। वहाँ पे मैंने V लिख दिया तो तुम्हें लगेगा कि मैम वहाँ पे तो V लिखा है, यहाँ पे C क्यों लिखा है, ठीक है। C या फिर V, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के? वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब क्या होता है कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तभी यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखी है, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। या तो मैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ बोल दूँ या तो मैं डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बोल दूँ, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। ऑब्वियसली अगर किसी एक चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम ही होगी, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से जब अपन सारी रेडिएशंस को अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम मैं लेके आई हूँ, इस पर नज़र डालो। कॉस्मिक CGXU, ये V, ये I, ये M और ये R, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर दिया है। ये जो अरेंजमेंट है ना वो उसी के अकॉर्डिंग किया हुआ है कि यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि कॉस्मिक रेज से जब मैं रेडियो वेव्स की तरफ जाती हूँ तो मेरी वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मतलब कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ क्या है? बहुत कम। और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा है। एक्स रेज की वेवलेंथ क्या है? कम है। और माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में बात करूँ तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ज़्यादा ही हो गई ना। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस तरीके से जब मैं इन सारी रेडिएशंस को मैंने इस तरीके से अरेंज करा, साइंटिस्ट ने इस तरीके से अरेंज किया कि उनकी वेवलेंथ तो धीरे धीरे बढ़ रही थी और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी? धीरे धीरे कम हो रही थी। तो हमें एक बहुत प्यारा स्पेक्ट्रम देखने को मिला जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो तुम्हें देखने की है वो ये है कि भाई इतनी सारी रेडिएशंस है, ठीक है, इतनी सारी रेडिएशंस है, टोटल
8 रेडिएशंस है, लेकिन हम सिर्फ कौन सी देख सकते हैं, ये जो विजिबल रीजन की जो रेडिएशंस है अपन सिर्फ वही देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आइज़ है वो उसी तरीके से बनाई गई है जो हम सिर्फ विजिबल रीजन की लाइट्स को ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा या इससे कम हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि बैट हो गया या फिर जो अपने आउल हो गए, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, उनको क्या दिखती है, उनको IR रेडिएशंस, UV रेडिएशंस दिखती हैं, तभी तो वो अंधेरे में भी अपना शिकार कर लेते हैं, ठीक है उनको। लेकिन हमारी आँखें ऐसी नहीं बनाई गई है, हम सिर्फ विजिबल रीजन में ही देख सकते हैं। और जो विजिबल रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये क्या है, नैनोमीटर्स किसकी यूनिट थी, वो वेवलेंथ की यूनिट थी, उसके बीच में लाई करता है, ठीक है। और इसके अंदर मेनली कौन से कलर्स आते हैं, मेन जो कलर्स बताऊँ वो विबग्योर आता है, जो अपन ने पढ़ा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। विबग्योर रीजन जो है वही अपन देख सकते हैं, और इनको मिक्स मैच करके अलग अलग कलर्स अपन इसी से ही बनाते हैं, और वो जो कलर्स बनते हैं वो इसी रेंज में लाई करते हैं। कौन सी रेंज में, 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में लाई करते हैं, तभी अपन वो क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी समझ में आ गया तुम्हें। चलो अब अपन को क्या करना है, तो चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और वो जो क्वेश्चंस है जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है उसी के बेसिस पे होने वाले हैं, ठीक है। और आते भी हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो करना ज़रूरी भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले वो बनाकर उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। ऑफ IR रेडिएशंस हैविंग द वेवलेंथ ऑफ इतना, वेवलेंथ दे रखा है कितना, 3 × 10⁶, 3 × 10⁶, द नैनोमीटर्स लिखो, ठीक है, द नैनोमीटर्स लिखो, मतलब कि हमको नैनोमीटर्स में दे रखा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वेवलेंथ को कभी भी वो मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में देते ही नहीं है, कन्वर्ट करना ही पड़ता है। और हमें पता है कि 1 नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 3 × 10⁶ × 10⁻⁹, सॉरी मैंने 19 लिख दिया, रियली सॉरी, -9, और ये हमारा आ जाएगा मीटर्स में। इसको सॉल्व कर दें। जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 3 × 10⁻⁶ प्लस -9, तो क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻³ आ जाएगा मीटर्स में, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। निकालनी क्या है, फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल, C = क्या होता है, न्यू × लैम्डा होता है। अब तुम बोलोगे मैम वेवलेंथ तो दे रखी है, C कहाँ दे रखा है, C हमें पता है, C क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 3 × 10⁸ लिखा = फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालनी है, और 3 × 10⁻³ लिखा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁻³ यही था। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 10⁸ तो ऊपर ही पड़ा है, अब इसको मैं क्या करूँगी, ऊपर लेके जाऊँगी तो ये नेगेटिव वाला जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो × 10⁻³ हो जाएगा। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 8 + 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10⁻11, ठीक है। यह आ गया आंसर। और हमारे यहाँ याद रखना सेकेंड इन्वर्स में आएगा, क्योंकि अपन ने क्या निकाला है, फ्रीक्वेंसी को निकाला है, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने सेकेंड इन्वर्स जो है वो कैसे लिखा है, यहाँ पर इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे जो C था उसकी यूनिट अपन को पता है मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। C को डिवाइड किया अपॉन में क्या लेके गई थी मैं, अपॉन में लेके गई थी मैं वेवलेंथ को किस में मेजर किया, मीटर्स में, ठीक है, मीटर्स में मेजर किया। तो देखो मीटर अपॉन ये सेकेंड जो है इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ, और नीचे मीटर है ही, मीटर से कैंसिल हो गया, तो सेकंड इन्वर्स ही आया ना। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके साथ उसकी यूनिट को भी अलग से सॉल्व करो, उससे तुम्हारा यूनिट में कभी भी मिस्टेक नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ एंड डिस्टेंस ऑफ 8 × 10⁻7 किलोमीटर्स। मतलब कि डिस्टेंस जो है वो 8 × 10⁻7 किलोमीटर्स दे रखा है। तो पहले मुझे इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर के अंदर 10⁻³ मीटर्स होते हैं, मतलब 1000 मीटर्स होते हैं। तो इसको पहले कन्वर्ट करने के लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। तो मैं सीधा आंसर लिख देती हूँ, तो 8 × 7 + 3 हो जाएगा 10 मीटर्स। ये अपना डिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन को क्या बोल रहा है, टाइम पूछा है। हाउ लॉन्ग में क्या होता है, मतलब टाइम पूछा है। और टू टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 6 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, 6 × 10⁻³
सेकेंड इन्वर्स दे रखी है। और ट्रैवल कहाँ करना है, मार्स टू अर्थ, मार्स से मार्स मतलब कि वो प्लैनेट्स की बात कर रहा है और उसके बीच में क्या होता है, सब स्पेस है। स्पेस मतलब कि क्या है, वैक्यूम है, और वैक्यूम के अंदर स्पीड क्या होती है, वी वेलोसिटी या फिर सी लिखो, वो क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अपन को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपन को दे रखा है 8 × 10⁻10 मीटर्स, 8 × 10⁻10 मीटर्स अपॉन, और स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ हमें पता ही है, 3 × 10⁸ हमें पता ही है। ठीक है, तो अपन इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे, अपन इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 8 और 3 को डिवाइड कर दो, ये देखो 3 × 2 = 6, 2.0 और 3 × 3 = 2.3 आया, ये 2.3 आया। और इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसको 10⁻10 तो है ही, इंटू 8 को ऊपर ले जाऊँगी तो वो -8 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो ओवरऑल तो सबट्रैक्ट ही होना है, 10 + -8 होगा तो 2 आएगा, इंटू 10⁻2। ये अपना आ गया सेकेंड्स में, टाइम आ गया। ठीक है, ये अपना सेकेंड्स में टाइम आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर जो तुम्हें जहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में दिमाग लगाना था वो ये था कि देखो मार्स टू अर्थ दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे होगा वैक्यूम, तो स्पीड तुम्हें 3 × 10⁸ ही लेनी है। और तुम यहाँ सोचने बैठ जाओगे कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो यूज़ ही होगा, वो कभी कभी हमें कन्फ्यूजन के लिए भी दिया होता है। जैसे देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, तो वो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखी है, इसलिए अपन को अच्छे से क्वेश्चन समझना है और उसको सॉल्व करना है, और यूनिट कन्वर्जन पे हमेशा देखना, अपना ध्यान ज़रूर देना। ठीक है, चलो तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो अपना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiations emitted by the transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong? कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें क्या करना है, वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ठीक है, तो चलो वी दे रखा है अपन को, और जो सी है वो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब यहाँ पर किलो हर्ट्ज दे रखा है, करेक्ट, तो किलो हर्ट्ज को अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट करना पड़ेगा हर्ट्ज के अंदर, तो अपन को इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलो हर्ट्ज जो है उसके अंदर 10⁻3 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, हमें हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड यूनिट वही है। तो 1368 × 10⁻3 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गई है, और सी हमें दे रखा है। और हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो वी नो दैट सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, तो सी जो है वो 3 × 10⁸ है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1368 × 10⁻3 है, एंड लैम्डा जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1368 × 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो 8 - 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 - 3 कितना होगा, 8 - 3 जो है वो 5 आएगा, 10⁵ लिख देती हूँ, और इसको तुम डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इससे तुम्हारा जो अप्रॉक्सीमेशन में आंसर आएगा वो 219.3 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, 219.3 मीटर्स जो है वो आ जाएगा, मतलब इसके डेसिमल्स को भी अगर सॉल्व कर दोगे तब जाकर ऐसा आंसर जो है वो आएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में जो है वो ये लाई करेगा। तो ये जो जिस रीजन में लाई करेगा उसको कैसे पता लगाएंगे अपन, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखकर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट से ये लाई कर रही है वो हमें पता पड़ेगा कि हम वो स्पेक्ट्रम को पढ़ना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सी रेंज में जो है वो कौन सी रे आ रही है। तो देखो अपन चलते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तुम देखो एक अपना, अगर तो अपना इंटेलेक्चुअल पावर यूज़ करें तो देखो यहाँ पर तो सारा क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, सारा नेगेटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से 10⁻0 से, तो पॉजिटिव ही स्टार्ट होगा, मतलब माइक्रोवेव्स जो हैं वो सारी नेगेटिव में एंड हो गई, और माइक्रोवेव्स के पास एंड क्या बचती है, रेडियो वेव्स ही बचती हैं। ठीक है, क्योंकि वही पॉजिटिव रीजन में आएगी, 10⁻2 से 10⁻4 के रीजन में ये लाई करती हैं, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। ये तो क्या हो गया, 10⁻−12 मतलब
1 अपॉन नीचे कितना है 12 ज़ीरोज़ हैं, उस तरीके से आया, तो उसमें तो कभी भी इस तरीके का आंसर नहीं आ सकता। मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू इतनी अच्छी 219.3 मीटर्स आ रहा है, तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ में लाई कर लिया, करेक्ट है। तो ये कौन सा रीजन होगा? डेफिनेटली ये हमारा रेडियो वेव रीजन ही होगा, रेडियो वेव रीजन ही होगा, ठीक है। तो मतलब फॉर्मूलाज बहुत इजी हैं, एक फॉर्मूला लग रहा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रहा है, उसमें अपन को बस थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करके क्वेश्चंस जो है वो करना। क्या बोल रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम द वायलेट टू रेड, एक्सप्रेस दीज फ्रीक्वेंसीज इन हर्ट्स, ठीक है। तो हमें 2 कलर्स दे रखे हैं और उनकी वेवलेंथ दे रखी है, एक वायलेट कलर दे रखा है, ठीक है, और एक हमें रेड कलर दे रखा है। वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर्स, ठीक है, और हमें रेड कलर की वेवलेंथ क्या दे रखी है 750 नैनोमीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद नैनोमीटर्स को तो सबसे पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी, तो 10⁻⁻9 मीटर्स हो जाएगा। सिमिलरली 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स में वेवलेंथ आ गई, दोनों की स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब सी, दोनों के ही केस में सी क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो फिक्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमें इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा, वी ऑलरेडी नो। तो C पता है अपन को, वेवलेंथ भी पता है, फ्रीक्वेंसी ही तो निकालनी है, तो C की जगह मैं क्या लिख देती हूँ 3 इंटू 10⁸ लिख देती हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है और वेवलेंथ जो है वो 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैं 10⁸ है इंटू इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी, रेसिप्रोकेट करूंगी, तो 10⁻+9 हो जाएगा। ओवरऑल ऐड होकर कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 17, ठीक है। चलो करते हैं, तो 3/400 इंटू 10⁻17 आ गया, करेक्ट। अभी जो 00 हैं इसको मैं, ये 100 ही तो है बेसिकली, 4 इंटू 100 करूँगी तो क्या आ जाएगा, ये 100 ही तो है, तभी तो 400 आया, सही है। तो इसको अपन कैसे करेक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/4 इंटू 10⁻2 लिख सकती हूँ, और ऊपर आ गया 10⁻17। जब इसको ऊपर लेके जाऊँगी 10⁻2 को, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस में कन्वर्ट होने के बाद 10⁻17 इंटू 10⁻−2 हो जाएगा। तो उसको मैं माइनस करूँगी, ओवरऑल तो माइनस ही होगा, एडिशन का साइन लगाने पर प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 10⁻15 जो है वो हमारा आ गया, ठीक है। 10⁻15 आ गया, तो देखो 4/3 इंटू 10⁻15 आ गया, करेक्ट। अब इसको जब तुम 4/3 को सॉल्व करोगे, ठीक है, 3/4 सॉरी मैंने रिवर्स लिख दिया, 3/4 इंटू 10⁻15 को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 0.75 इंटू 10⁻15 जो है वो आंसर आ जाएगा इन हर्ट्स, क्योंकि अपन ने फ्रीक्वेंसी निकाली है। मैंने वायलेट का निकाल के बता दिया, तुम इसी तरीके से रेड का जो है वो भी निकाल सकते हो। तो तुमने दोनों ही वेवलेंथ्स को क्या कर दिया, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाली और उसको हर्ट्स में भी निकाला है तुमने। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो अभी तुमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे, करेक्ट। अब अपने पास लास्ट जो अपना टॉपिक बचता है वो है इसकी कुछ लिमिटेशंस क्या थी कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी ना, जब अपन उसके पॉइंट्स को कंसिडर करें ना, तो उससे अपन ने क्या करे, बहुत सारे जो प्रोसेसेस थे, बहुत सारे जो फिनोमिनास थे, जैसे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब क्या कर पाए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। लेकिन जब जैसे कुछ और फिनोमिनाज हमने देखे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा हमने, उसके बाद हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई कहते हैं उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रा देखा। लाइन स्पेक्ट्रा भी किसका, हाइड्रोजन के अलावा, लाइन स्पेक्ट्रा भी किसका, हाइड्रोजन एटम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स का देखा। तो वो सब चीज़ें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हुआ, इसको एक्सेप्टेंस मिली। ऐसा नहीं है कि भाई इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम इसे एक्सप्लेन तो कर पा रहे थे ना, तो इसको एक्सेप्टेंस मिली। लेकिन इन सब चीज़ों को, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन के अलावा जो और लाइन स्पेक्ट्रा एलिमेंट शो करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सारे एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी का आना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और वो जो थ्योरी थी वो अपनी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाऊंगी। फिर तुम्हें क्या करूँगी,
अपना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपसे क्वेश्चंस भी बने होंगे। अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सब कुछ सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने कुछ तो 2-3 सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। और भी तुम सॉल्व करने की कोशिश करना है, जो बैक्स एक्सरसाइज होती है ना वो वाली, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।